पहला तो ये समझना होगा कि भारत का जो अतीत है, जो इतिहास है, वो आपको जानना होगा। भारत 1000 वर्षों से गुलाम रहा है। मतलब गुलामी का वो पराकाष्ठा कह लो या एक्सट्रीम तक भारत गया है। भारत का जो मन है, भारतीयों का जो मन है, वो सदा से गुलाम रहा है। वो आज का गुलाम नहीं रहा है। हूण आए, तुर्क आए, तातर आए, मुसलमान आए, फिर अंग्रेज, पुर्तगीज, फ्रांसीस, डच, मतलब हजारों साल से कोई देश गुलाम रहे तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो उस देश के जो लोग हैं, उनका जो मन है वो गुलाम है। उनके भीतर कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना है। हम हमेशा अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। पहली बात, भारत में राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज रही नहीं, कभी भी नहीं रही। आज से नहीं, वर्षों से कभी भी भारत में कभी भी राष्ट्रीयता नाम की चीज नहीं रही। भारत में इसी चीज को लेकर शुरू से भारत के जो बाहर से जो वेंडर्स आए, इन्वेडर आए या आक्रमणकारी आए, उनको पता था कि भारत में अगर हम राजस्थान वाले को अगर मारते हैं तो पंजाब वाले शांत होकर देखेंगे, या हम बिहार वाले को मारते हैं तो उस समय तक प्रांत बटा हुआ नहीं हुआ था, लेकिन कई राजा थे, हर प्रदेश के अपने अपने राजा हुआ करते थे। तो यूनिटी शुरू से नहीं रही है। और अभी कुछ साल के वर्षों में आप जितने भी आप डेवलप देश देखोगे, जो विकसित देश हुए, जितने भी विकसित देश हुए, उनसे उनके लोगों से पूछा गया कि आपके विकसित होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था। तो उन सबों का एक ही कहना था कि हमने अपनी भाषा को राष्ट्रीयता की भावना दे दी। मतलब अगर आप जर्मनी में जाओगे तो जर्मन बोलना होगा, है ना, प्राउड है वो। एक भाषा पूरे देश को एक सूत्र में बांध देता है ना। फ्रांस में जाओगे, कहीं भी फ्रांस में जाओगे तो आपको फ्रेंच बोलना होगा। आप स्टडी भी करने जा रहे हो, काम करने जा रहे हो, तो आपको 6 महीना 8 महीना, ऐसा नहीं कि आप आओगे काम करना पड़ेगा आपको। वहाँ का भाषा सीखने के बाद ही आप वहाँ काम कर सकते हो। उनका तो ये सारे जो देश थे, उन सबों का यही कहना था कि हमने सबसे पहले अपनी भाषा को गुलामी से मुक्त करवा दिया। अब भारत में कभी भी एक भाषा हो नहीं पाई, इसीलिए भारत में शुरू से राष्ट्रीयता का भावना का अभाव रहा है, बहुत भयंकर अभाव रहा है। ऐसी कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकते हो, नहीं आप कोई भी गुलाम नहीं बना। अगर अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात बताता हूँ आपको। पोलैंड है, उसका जो उसका जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा समंदर से लगा है, पूरा समंदर से, और उसको बाउंड्री करके उसको घेरा गया है, क्योंकि समंदर की ऊंचाई ऊपर है और वो जो समुद्र तल से वो उसका जो भूभाग है वो नीचे है। तो जब उनको ये पता चला कि जर्मनी उन पर अटैक करेंगे, आक्रमण करेंगे, तो उनका और उनके लोगों का ये कहना था कि हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। हम उस दीवार को, उस बाउंड्री को तोड़कर उस समंदर का सारा पानी से अपने पोलैंड को डुबो देंगे, है ना। तो गुलामी मन की बात है। अब भारत का मन शुरू से गुलाम रहा है। कोई 1000 साल गुलाम रहे तो आप समझो कि वो मनुष्य गुलामी उसको पता ही नहीं चलता है। अब गुलामी को उसका अंतरतम से स्वीकार कर चुका है। गुलामी को जो आया गुलाम बनाकर चला गया। तो ये अब भारत में शुरू से कभी भी राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, लेकिन कभी कभी वो राष्ट्रीयता को लेकर, धर्म को लेकर राष्ट्रीयता की भावना सुलझ जाती है लोगों में, और यूट्यूब वार या फिर मीडिया वार शुरू हो जाता है ना। लेकिन जैसे ही वो चीज़ें ख़त्म होती हैं, फिर वो भाषा का अपना हिसाब किताब शुरू हो जाता है। कोई महाराष्ट्र में कहता है हम मराठी बोलें, पंजाब में पंजाबी बोलो, साउथ में जाओगे तब वो साउथ रीजन वाले भाषा बोलेंगे। यानी सब इतने बटे हैं कि पूरे देश में
कोई मेल नहीं है, और उस पूरे देश को एक सूत्र में, एक धागे में पिरोने का कोई भी साधन नहीं है भारत के पास। तो अगर आप बीइंग इंडियन, मैं भी भारतीय हूँ, मैं बिहारी हूँ, अगर मैं ये कहूँ कि हमारे में हम राष्ट्रीयता की भावना है या भारत एक राष्ट्र है, तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि भारत में कभी भी राष्ट्रीयता की भावना रही नहीं, और भारत शुरू से बटा रहा है, शुरू से बिखरा रहा है, रीजन्स में रहे। हाँ, वो रीजन्स में रहे हैं। वो भारत एक राष्ट्र, आपके अगर मैं कहूँ कि नहीं है, तो बस आपके अहंकार को चोट लगेगा कि मैं कह रहा हूँ भारत एक राष्ट्र नहीं है, लेकिन भारत सच में एक राष्ट्र नहीं है, क्योंकि वो बहुत बटा हुआ है ना। तो और ये सबसे बड़ा रीजन है भारत के गुलामी का, ये सबसे बड़ा रीजन है भारत के राष्ट्रीयता के भावना को नहीं पनपने देने का। सबसे बड़ा कारण है कि वो कभी भी वो एक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि भारत के पास कभी भी एक भाषा रही नहीं, सब अलग अलग है, बिखरे बिखरे से हैं। तो और भारत बटा हुआ है वो जैसे भाषा के बेस से बटा हुआ है, खाना भी अलग है, भाषा भी अलग है। खाना तो फिर भी खाना, खैर वो तो भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है खाना, कि अगर आप साउथ में जाओगे तो खाना कुछ आपको और मिले, और नॉर्थ में जाओ कुछ और मिले। लेकिन भाषा एक ऐसा शब्द है ना, एक ऐसी सीमा है, या एक ऐसा वो एक सूत्र है जिससे आप पूरे राष्ट्र को आप एक सूत्र में बांध सकते हो, पिरो सकते हो। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत की कभी भी एक भाषा रही नहीं, और हर जो राज्य है या प्रदेश है, वो अपने भाषा को सर्वोपरि बनाकर उसकी पीपली बजा रहा है वो, कि हम श्रेष्ठ हैं। साउथ में जाओगे तो उनको ये भ्रम है कि वो श्रेष्ठ हैं, महाराष्ट्र में जाओगे उनको लगेगा हम श्रेष्ठ हैं, पंजाब में जाओगे उनको लगेगा हम श्रेष्ठ हैं। तो ये जो श्रेष्ठता का जो इनके भीतर जो विक्षिप्तता है, या फिर आप कह लो कॉम्प्लेक्स है, ये सबसे बड़ा कारण है कि भारत में कभी भी राष्ट्रीयता की भावना का जन्म ही नहीं हो पाया, और कभी होगा भी नहीं। भारत कभी एक राष्ट्र नहीं हो पाएगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। नहीं, कोई सोल्यूशन इसका नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि आम जनमानस जो है वो, अब आम जनमानस जो है वो उसको कोई लेना देना नहीं है। जैसे एक इतिहासकार, एक यात्री थे अल-बेरूनी, उनका कहना था कि भारतीय जो है वो बड़े अच्छे सेवक सिद्ध होते हैं। अगर उनको काम दो, तो अगर उनको पैसे दो तो उस पैसे के बदले बहुत अच्छा काम करते हैं। वो अपने पिता के खिलाफ भी जाकर वो काम करते हैं। तो पैसे इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो भारत का जो जनमानस है हमेशा से फॉलो करने वाला रहा है, वो हर्ड मेंटालिटी का रहा है, वो भेड़ चाल में रहा है। अब एक नेता है, अब वो कभी नहीं चाहेगा कि मतलब उसकी सत्ता जाए, उसकी कुर्सी जाए। तो उसके लिए ये सारे गर्म, ये सब बहुत ज्वलंत मुद्दे होते हैं। अब भारत का अगर आप पूरा राजनीतिक इतिहास उठाओ तो अज्ञानता की घनघोर कमी है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप पे कोई भी अज्ञानी राजा अगर शासन करता है, ज्ञानवान प्रजा पर अगर अज्ञानी राजा शासन करता है, तो वो देश रसातल में या वो पाताल में चला ही जाता है। वो उस देश का दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। तो भारत शुरू से, जैसे पहले के समय में अगर आप देखो तो धर्म हो या ज्ञान हो, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगर राजा बहुत धार्मिक है, बहुत ज्ञानी है, तो उसके ज्ञान से, उसके धर्म से सारे अधिकारी, सारे भूमिपति, सारे प्रजाजन उसके धर्म से, उसके ज्ञान से कंपित होते हैं। क्योंकि ज्ञान नदी की तरह है, पानी की तरह है, वो ऊपर से नीचे बहने वाला है। तो अगर राजा ज्ञानी है, राजा धार्मिक है, तो सारे अधिकारी, भूमिपति, सारे अधिकारी वर्ग, प्रजाजन
सब कल्याणकारी हो जाएंगे, सब ज्ञानी हो जाएंगे, सब धार्मिक हो जाएंगे। लेकिन अभी का जो परिदृश्य है, आप सारे के सारे जो भारत के जो सो कॉल्ड जो राजनीतिज्ञ हैं या राजा हैं, वो ज्ञानहीन है ना, ज्ञानहीन है और अधार्मिक है। धर्म से उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अब अधार्मिक और अज्ञानी ऊपर बैठा है, तो जो भी भूमिपति अधिकारी होंगे या प्रजन होंगे वो अधार्मिक और अज्ञानी हो ही जाएंगे, क्योंकि छनक ही आती है, ऊपर से नीचे ही बहती है ज्ञान और धर्म। तो आज आप भारत के किसी भी हिस्से में चले जाओ, वो राजनीति में इसलिए है क्योंकि उनके कहीं न कहीं उनके पूर्वज, उनके माता पिता या उनके बाप दादा उस वहाँ पर थे, इसलिए उनके जाने के बाद इन्होंने उस सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं थी, उनका अपना कोई ज्ञान नहीं था, उनको अपनी कोई दूरदृष्टि नहीं थी। वो उनके सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो उनके वंशज है या उस घर में उनका जन्म हुआ है, उनकी अपनी कोई योग्यता नहीं है ना। तो ये अज्ञानी बड़े अहंकारी होते हैं। तो आज आप देख लो, भारत में जो भी नेता है वो बड़े अहंकारी है, क्योंकि अज्ञानता से ही अहंकार का जन्म होता है। तो ये सारे जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो बड़े अज्ञानी हैं, तो अहंकारी होंगे, ये होगा, अहंकारी होंगे ही। तो जब तक भारत का आम जनमानस इस बात को समझेगा नहीं कि हमें धार्मिक और ज्ञानी और ज्ञानवान राजा चाहिए, ज्ञानवान हमें सेवक चाहिए, तब तक भारत का कभी भी कल्याण नहीं होगा। और शुरू से यही हुआ है। तो मतलब एक जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है ना। हाँ, जनता को उनके अंदर जानना होगा, जनता को अपने वो सीमा, अपने राज्य, अपने जात, अपने धर्म ऊपर उठना होगा, से ऊपर उठकर आपको उस देश के बारे में सोचना होगा जहाँ का आप पानी पीते हैं, जहाँ का आप खाना खाते हैं, जिस देश में आपने जन्म लिया, जिस देश में हमारे पूर्वजों ने अपनी पूरी जीवन खपा दी। तो आपको जात पात, धर्म, खान पान, भाषा, सबसे ऊपर उठकर आपको एक ऐसा समाज बनाना होगा जिसमें कि ज्ञानवान राजा ही एक्सेप्टेंस है, ज्ञानवान राजा ही स्वीकार्य है, धार्मिक राजा ही स्वीकार्य है। तो किसी वर्ग से आता हो, किसी जाति से आता हो, किसी प्रदेश से आता हो, उससे कोई भी लेना देना ना हो। जब तक आम जनमानस में यह भावना नहीं जगेगी, तब तक भारत का कभी भी कल्याण हो नहीं सकेगा। अभी आप महाराष्ट्र में देखो, जैसी भाषा की बात हुई, सारे मराठी एक हो गए। और जितने भी राजनीतिज्ञ हैं उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। ये भीड़ तंत्र से या फिर हिंसा से कोई लेना देना नहीं है। आम जनता को ही ये अपना हथियार बनाकर वो सारे अपने जो भी उनकी जो भी एजेंडा है या जो भी उनकी हिंसा की बातें हैं, वो सारे आम जनमानस को भड़काकर वो अपना काम निकाल लेते हैं, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन का टाइम आ रहा है। हाँ, तो उस मामले को उठाया जा रहा है उसको। हाँ, तो सोचना होगा, इस चीज़ को बड़े गंभीरता से लेना होगा। खासकर ये बड़ी विचित्र बात है कि भारत में आप रह रहे हो और अब भारत के एक नागरिक को दूसरी जगह अगर काम ना दिया जाए, उसे मारा पीटा जाए, भाषा के आधार पर उसे प्रताड़ित किया जाए, तो ये बड़ी विचित्र बात है। अपने दिल बहलाने के लिए हम लोग कह तो देते हैं कि मतलब हम बड़े राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं। अभी देखो, अभी इजराइल और पैलेस्टाइन का भी वॉर हुआ, तो सारे इजरायली जो थे, जो जहाँ थे, वो अपना पैलेस्टाइन वो अपने देश को लौट गए, वो क्योंकि उनकी भी अपनी भाषा है ना। इजराइल की भी अपनी अपनी भाषा है वो। हाँ, तो वो जब तक भाषा एक ना हो तब तक आप कभी भी एक सूत्र में आप बंध नहीं सकते हैं। ये जो अज्ञानी मूर्ख जो नेता हैं, उनको ये बातें अच्छी से पता है कि भारत का जो आम जनमानस है बहुत भावुक है। अगर आप उनकी भावनाओं को थोड़ा सा अगर आप
आग का लपट दे दो तो उनकी भावना भड़क जाती है किसी बात को लेकर, कभी धर्म को लेकर, कभी जात को लेकर, कभी भाषा को लेकर, कभी राज्य को लेकर, कभी पानी को लेकर। आप कोई भी मुद्दे को थोड़ा सा हवा दो, इनकी भावना भड़क जाती है। और इस देश का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज देश बटा बटा सा है।